गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएसई ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आप लोग इसी तरीके से विश्वास बनाए रखें और हमसे जुड़े रहें। आपका हर एक जो टॉपिक है उसको बेहद अच्छे तरीके से आपको करवाया जाएगा। कंप्लीट जो एनसीईआरटी जो अपना सिलेबस है उसको किया जाएगा। मेरे कुछ मित्रों का मैसेज आया था, मेरे दोस्तों का, कि सर जो कटा हुआ पोर्शन है वो आप करवाओगे क्या? जरूर, आप निश्चिंत रहें। एक बार हमारा जो सिस्टमेटिकली जो सिलेबस है वो हो जाए, है ना, जो गवर्नमेंट ने इस साल जो 70% डिक्लेयर किया है वो हो जाता है, देन हम देखेंगे कि टाइम अगर रहता है तो जरूर आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो जरूर करवाएंगे, है ना। तो उससे पहले अगर मैं बात करूं, मेरे काफी अच्छे जो मित्र हैं, सभी प्यारे जो मेरे को चाहने वाले हैं, उन सबका बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स और आंसर आया हुआ है। तो मैं एक बार उनका जरूर नाम लेना चाहूंगा। श्री कृष्ण भक्ति सागर, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो प्लीज आप अपना रियल नेम जरूर एक बार कमेंट्स करें, है ना, ताकि मुझे पता चले कि मेरे जो चाहने वाले हैं, मुझे जो देखने वाले हैं, है ना, मेरे प्यारे जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनका रियल नेम भी क्या है ना। तो भक्ति सागर, प्लीज आप अपना एक बार रियल नेम जरूर बताएं। सोनू चौधरी, हेलो हेलो बेटा, हेलो, थैंक यू। दीपक धारवाल, हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पा रहा हूं, तो थोड़ा देख लीजिएगा। दीपक, है ना, ओके दीपक, हेलो हेलो। व्हाट्सएप स्टेटस, हेलो सर, हेलो हेलो बेटा। प्लीज मैं आपसे भी कहूंगा कि अपना रियल नेम है जो जरूर बताएं। हेरोइम है क्या? हेरोइम सैनी, ठीक है। तो आप सबको हेलो, थैंक यू सो मच। देखिए, आपने जो भी कमेंट्स किए हुए हैं बहुत अच्छे शानदार हैं, और मेरे जो मित्र हैं, है ना, जो मुझे अच्छे से देखते हैं वीडियो को, तो इनका जो जवाब है बहुत अच्छे से आया हुआ है। श्री कृष्ण भक्ति सागर, हाँ एकदम सही जवाब आपने दिया हुआ है, बंडल आकृति का। तो दोस्तों, आप इसी तरीके से अपना जो रियल नेम है उस रियल नेम के साथ में आप जो आंसर है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा, है ना। चलो, तो इसी तरीके से हम आज, है ना, आपके इसी उम्मीद और विश्वास के साथ में आज हम अपना न्यू जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और वो जो टॉपिक है वो है दोस्तों आज अपना लीफ। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री द्विबीजपत्री, पर्ण या पत्ती। ठीक है दोस्तों, देखिए, जिस प्रकार से हमने जड़, तना, है ना, उन दोनों की आंतरिक संरचना को हम बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा था, तो उसी तरीके से आज हम बात कर रहे हैं कि एक द्विबीजपत्री जो लीफ है ना, पर्ण जो है, वो अंदर से दिखने में कैसे होती है। दोस्तों, अगर आपको याद है तो मॉर्फोलॉजी में, है ना, मॉर्फोलॉजी में हमने बात की थी कि जो द्विबीजपत्री जो लीफ होती है ना, द्विबीजपत्री जो लीफ होती है दोस्तों, उसमें जालिकावत, है ना, उसमें जालिकावत जो सिरा विन्यास है वो पाया जाता है, राइट, इस तरीके से, है ना। तो ऐसी जो लीफ होती है उसको द्विबीजपत्री लीफ कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी जो मित्र हैं, है ना, उनको एकदम अच्छे से पता है। तो दोस्तों, आज इसी लीफ का हम कट जो है वो देखेंगे। तो ये मान लीजिए, लीफ का जो मिड का जो पार्ट है इसको कहते हैं दोस्तों मिडरिब, यानी कि मध्य सिरा। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? मध्य सिरा, राइट, यानी कि मिडरिब। तो दोस्तों, मान लीजिए अगर हम इस लीफ को इस तरीके से ना, इस लीफ को इस तरीके से कट करके और इसको देखा जाए तो वो कैसे दिखेगी, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चलो, देखिए दोस्तों, एक लीफ के सबसे बाहर, है ना, एक लीफ के सबसे बाहर जो है एक सिंगल कोशिकाओं का आवरण या परत जो है वो पाई जाती है ना।
तो ये लीजिए, ऐसे। दोस्तों देखिए, मान लीजिए कोई लीफ है ना, तो इसकी ये जो पार्ट, ये जो सरफेस है, इसको बोलते हैं ऊपरी बाह्य त्वचा यानी कि अपर एपिडर्मिस, और जो नीचे की तरफ है ना, उसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस या निचली बाह्य त्वचा। ये ऊपरी बाह्य त्वचा और ये निचली बाह्य त्वचा। तो इस पीस को है ना, ये जो हमें यहां दिख रहा है, इसी को हम बड़ा करके यहां दिख रहे हैं। तो मेरे किसी भी मित्र को कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप आराम से निश्चिंत होकर के सुने, बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। वैसे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे अपने ऐप्स के ऊपर, है ना, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि वीडियो के दौरान आप नोट्स बिल्ड करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। मैं हर एक टॉपिक को अच्छे से बोल करके और आपको लिख करके भी बता दूंगा, तो आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहें, है ना। फिलहाल आप एकदम अच्छे से इसको सुने कि अगर एक लीफ का कट देखा जाए तो सबसे बाहर की ओर एक कोशिकीय परत पाई जाती है, इसको दोस्तों कहते हैं बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा। अब चूंकि ये ऊपर की तरफ है, इसलिए दोस्तों इसको ऊपरी बाह्य त्वचा यानी कि अपर एपिडर्मिस कहते हैं। क्लियर। इसके ऊपर दोस्तों एक पॉलीथीन की तरह, है ना, मोम की तरह एक पतली परत पाई जाती है, कुछ इस तरीके से। इसके ऊपर मोम की तरह एक पतला जो आवरण है दोस्तों, वो पाया जाता है, ऐसे। इस पतले मोम वाले आवरण को दोस्तों कहते हैं उपत्वचा। क्या कहते हैं दोस्तों? उपत्वचा। और इसी को कहते हैं आपके अंग्रेजी में क्यूटिकल। क्यूटिकल। क्लियर दोस्तों? उपत्वचा या क्यूटिकल, ये एक जल रोधी स्ट्रक्चर है। पॉलिथीन मान लीजिए, मोम मान लीजिए, है ना, उस तरीके का एक पार्ट होता है। इसी की वजह से पत्तियां जो है, इसकी जो सरफेस है वो चिकनी होती है, और यही कारण है अगर हम पत्तियों के ऊपर पानी गिराए तो पानी स्लिप कर जाता है ना। छोटी छोटी बूंदों के रूप में हमें जरूर दिखता है, बट वो अधिकांश स्लिप हो जाता है। क्यों? इस उपत्वचा या क्यूटिकल की वजह से। ठीक है दोस्तों, ये वो परत है जिससे जल की जो हानि है वो रोकी जाती है। दोस्तों आप गौर करें कि एक जो पौधा है ना दोस्तों, एक जो पौधा है, मान लीजिए ये पौधे का तना है ना, और ये इसकी शाखाएं हैं, और ये इसकी जड़ है ना, ये इसकी आपके जड़ है। दोस्तों आप गौर करो, एक जड़ के द्वारा कितनी मुश्किल से गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाकर के पानी को जड़ से, तने, तने से शाखाओं से पत्तियों में डाला जाता है। तो इतनी माथाफोड़ी से पानी ऊपर जाता है तो उसको इजीली बाहर न निकले, इसके लिए पानी को रोकने के लिए प्राकृतिक रूप से एक कवरिंग पाई जाती है, और उस कवरिंग को दोस्तों उपत्वचा या क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये वो परत है जो कि अतिरिक्त जो आवश्यक जो जल है उसकी हानि को रोका जाए। ठीक है, चलो अब बात करें दोस्तों कि इसके नीचे की ओर एक और परत पाई जाती है, और उस परत को कहते हैं दोस्तों आपके निचली उपत्वचा। क्या कहा जाता है दोस्तों? निचली उपत्वचा। और ये डायग्राम यहां तक अगर आपको याद हो तो हमने रंध्र की संरचना वाले टॉपिक में, वीडियो में हमने ड्रॉ की थी, है ना। चलो, तो इसको दोस्तों कहते हैं निचली उपत्वचा, सॉरी निचली बाह्य त्वचा। निचली बाह्य त्वचा, लोअर एपिडर्मिस। क्या कहते हैं दोस्तों? लोअर एपिडर्मिस। क्लियर। देखिए लोअर एपिडर्मिस पर अमूमन जो क्यूटिकल है वो अपसेंट होती है, क्योंकि बैक साइड नीचे की तरफ होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, लेकिन द्विबीजपत्री पादपों की विशेषता है दोस्तों कि अमूमन इसकी जो लोअर एपिडर्मिस है वहां पर गैप पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, है ना। तो ये जो छोटे छोटे जो छिद्र है ना, इस तरीके से बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन हम समझने के लिए एक या दो ही बना रहे हैं।
तो ये जो छिद्र है दोस्तों ऐसे, ये जो छिद्र है, ये छिद्र विशेष प्रकार की कोशिकाओं के बने हुए होते हैं, है ना। और ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं दोस्तों क्या कहलाती है, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं दोस्तों द्वार कोशिका कहलाती है ना। वेरी गुड। और इनको कहा जाता है दोस्तों, इस छिद्र को कहा जाता है रंध्र या स्टोमेटा। क्या कहते हैं दोस्तों, रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, राइट। ये रंध्र या स्टोमेटा ही वो भाग है या वो रास्ता है जिसके द्वारा दोस्तों ध्यान रखना, जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। कब, श्वसन और वाष्पोत्सर्जन के समय। और पतियों का जो मुख्य कार्य है, जैसा कि हम जानते हैं, क्या होता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस लेते हैं पेड़ पौधे, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों पेड़ पौधे अंदर तो लेते हैं CO2, जबकि बाहर की ओर कौन सी गैस निकालते हैं, O2, है ना। वेरी गुड। और यही कारण है कि इन पौधों के द्वारा, है ना, पौधों की पत्तियों के द्वारा, है ना, जो अशुद्ध वायु है उसको शुद्ध किया जाता है। अर्थात CO2 को अंदर ले ली जाती है और O2 को बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलो अब बात करें। तो ये तो हो गया आपके अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बारे में, यानी कि आप पहला जो टॉपिक लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, बाह्य त्वचा। ठीक है, चलो देन बात करें कि जो अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस के नीचे एक विशेष कोशिकाओं का क्षेत्र कुछ इस तरीके से पाया जाता है, जो कि एकदम पास में सटी हुई कोशिकाओं के रूप में होता है। ऐसे एकदम पास में सटी हुई कोशिकाएं होती है, जिसमें बिल्कुल भी अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं होता। इस तरीके से, है ना, एकदम पास में खंबे की तरह, है ना। तो इन कोशिकाओं को दोस्तों कहते हैं खंभ उत्तक, यानी कि पैलिसेड टिश्यू, राइट। तो खंभ उत्तक एपिडर्मिस के जस्ट नीचे का जो क्षेत्र है उसको खंभ उत्तक कहते हैं। देन और बात करें तो इसके बीच में विशेष प्रकार की कोशिकाओं का क्षेत्र और पाया जाता है। इसको अगर हम यहां बात करें तो ये जो क्षेत्र है ना, जिसको रेड कलर से मैंने इसमें डायग्राम में ड्रॉ करा है, इसको दोस्तों कहा जाता है संवहन उत्तक। और संवहन उत्तक में क्या पाया जाता है दोस्तों, संवहन उत्तक में आपके जाइलम और फ्लोएम, है ना। तो इसके ऊपर ये मैंने एक्स से जाइलम को रिप्रेजेंट किया है और ये फ्लोएम। अब दोस्तों ध्यान रखना, जाइलम और जो फ्लोएम है ना, तो जाइलम और जो फ्लोएम है इसका काम क्या है, अभी संवहन करना, खनिज पदार्थों का और जल का संवहन करना, है ना। अभी अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो क्षेत्र है, ये विशेष प्रकार की मर्दुतक कोशिकाएं होती है और इन कोशिकाओं का इस तरीके से इसमें अरेंजमेंट रहता है। इनमें काफी सारा गैप होता है बीच बीच में। ऐसे, ठीक है दोस्तों। ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को दोस्तों कहा जाता है संवहन स्पंज उत्तक। इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, स्पंज उत्तक, यानी कि स्पॉन्जी टिश्यू। अब देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है, गौर कीजिएगा कि इन कोशिकाओं के अंदर कुछ विशेष प्रकार का जो अंग है वो भी पाया जाता है। और मेरे सभी मित्रों को पता है कि वह कोशिकांग जो प्रकाश संश्लेषण करने का जो मुख्य कार्य है वो करता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहा जाता है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट। राइट।
और क्लोरोप्लास्ट का मुख्य क्या कार्य है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण करना, है ना। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं, है ना। क्या करते हैं? अपने लिए भोजन बनाते हैं, राइट। अब देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसको थोड़ा गौर कीजिएगा। मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं और आप लोग चाहो तो उसको बराबर आप साथ में लिख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको अपने कॉपी में क्या लगाना है? फर्स्ट पॉइंट लगाना है आपको बाह्य त्वचा। क्या लगाना है दोस्तों? बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा, राइट। अब बाह्य त्वचा में हमने क्या क्या बातें की है उसको लिखना है बस। कि बाह्य त्वचा एक लीफ का सबसे बाहर का आवरण है जो एक कोशिकीय मोटी परत होती है, ठीक है। पर्ण का सबसे बाहर का एक कोशिकीय जो आवरण है उसको बाह्य त्वचा कहते हैं। और ये दो प्रकार से होती है। ऊपर की बाह्य त्वचा को ऊपरी बाह्य त्वचा कहते हैं, जबकि नीचे की ओर को निचली बाह्य त्वचा कहते हैं। क्लियर? और बात करें, फिर आप अगले लाइन लिखेंगे कि ऊपरी बाह्य त्वचा के ऊपर एक मोम या पॉलिथीन, है ना, पतली पॉलिथीन की तरह एक आवरण पाया जाता है और उस आवरण को क्यूटिकल या आपकी उपत्वचा कहते हैं, जिसका मुख्य कार्य है जल की हानि को रोकना। इसका मुख्य कार्य क्या है? जल की हानि को रोकना। क्लियर? फिर आप अगले लाइन लिखेंगे कि नीचे जो बाह्य त्वचा है उस पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और उन छिद्रों को रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। रंध्र या स्टोमेटा का मुख्य जो कार्य है वो है दोस्तों गैसों का आदान प्रदान, है ना। और ध्यान रखना दोस्तों, जो गैसों का जो ये आदान प्रदान होता है ये इंपॉर्टेंट है। ये विसरण विधि द्वारा विसरण विधि द्वारा होता है ना। गैसों का जो विनिमय है या गैस विनिमय जो है ये कैसे होता है? विसरण विधि। तो विसरण विधि से क्या होता है? गैसों का विनिमय क्या होता है दोस्तों? गैसों का विनिमय यानी कि गैस एक्सचेंज किससे होता है? विसरण विधि द्वारा। अब बात आती है कि सर ये विसरण विधि क्या है? तो देखिए दोस्तों, विसरण विधि का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर गति करता है। मान लीजिए कोई क्लास एकदम खचाखच भरी हुई है बच्चों से, है ना। तो उसमें अगर कोई एक स्टूडेंट परफ्यूम लगा के आता है ना, परफ्यूम लगाता है, तो उस परफ्यूम की जो खुशबू है जो उसके आसपास जो बच्चे बैठे हैं पहले उनको आएगी, फिर धीरे धीरे पूरे हॉल में फैल जाती है ना। तो वही विसरण की विधि है। एक और एग्जांपल ले तो जैसे मान लीजिए मम्मी जो है किचन में खाना बनाती है, तो जो छौंका लगाती है ना, तड़का जिसको अपन कहते हैं, तो उसकी जो खुशबू है वो आसपास फैलती है। तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ आज मम्मी ने ये खाना बनाया है, राइट। तो वो जो खुशबू आ रही है किचन से घर के बाकी हिस्सों में, तो वो आती है दोस्तों विसरण के तहत। अर्थात पदार्थ अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर मूव करते हैं और उसी विधि को विसरण कहते हैं। चलो नेक्स्ट बात करें तो सेकंड नंबर जो पॉइंट है उसमें आप लिखोगे पर्ण मध्योतक। पर्ण मध्योतक। हाँ, एक चीज जरूर दोस्तों ध्यान रखना कि जो ये खंभ उत्तक है ना, खंभ उत्तक और स्पंज उत्तक, यानी कि दोनों कोशिकाओं का ना, यानी कि बाह्य त्वचा के बीच का जो ये क्षेत्र है, इस बीच के क्षेत्र को दोस्तों कहते हैं कंबाइंडली पर्ण मध्योतक या मेसोफिल सेल। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, है ना। पर्ण मध्योतक या मेसोफिल, है ना। तो ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा के बीच के कोशिकीय क्षेत्र को पर्ण मध्योतक कहते हैं, यानी कि मेसोफिल सेल कहते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि ये पर्ण मध्योतक में, है ना, पर्ण मध्योतक में दो क्षेत्र होते हैं, दो क्षेत्र या दो प्रकार की कोशिका पाई
जाती है। अब इनको क्या कहते हैं? फर्स्ट को कहते हैं दोस्तों खम्भ उत्तक और सेकंड को कहते हैं दोस्तों स्पंज उत्तक। क्लियर? फिर आप देखेंगे कि जो खम्भ उत्तक है वो एकदम पास पास में स्थित कोशिका का समूह है जिसमें अंतरा कोशिकीय स्थान बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, जबकि स्पंज जो उत्तक है वो काफी दूर दूर व्यवस्थित होती है और इसी की वजह से पत्तियां थोड़ी हल्की है ना होती है। इन पर्ण मध्योत्तक क्षेत्र में विशेष प्रकार का कोशिकांग पाया जाता है और उस कोशिकांग को क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक कहते हैं। और इन्हीं हरित लवक का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण। तो अपने लिखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इन क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की जाती है जिसके द्वारा पत्तियां भोजन का निर्माण करती है। क्लियर? चलो फिर लिखोगे आप संवहन उत्तक। थर्ड नंबर पर लिखोगे संवहन उत्तक। तो दोस्तों संवहन जो उत्तक है ये पत्तियों के जो मध्य सिरा है और अन्य जो सिराएं हैं उनका क्षेत्र है जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। और इसमें जाइलम का कार्य है पानी को पत्तियों तक लेके आना और जबकि फ्लोएम का कार्य है बने हुए भोजन को पौधे के सभी भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है? देन अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे कि रंध्र जो है विशेष प्रकार की कोशिकाओं का क्षेत्र है ना, जो कि द्वार कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है और इनका मुख्य कार्य है गैसों का आदान प्रदान करना। और बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज और कि इसके द्वारा जो अतिरिक्त जल है ना दोस्तों, अतिरिक्त जल को जल वाष्प के रूप में है ना, अतिरिक्त जल को जल वाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जित करना है ना। क्या करना? वाष्पोत्सर्जन। तो मैं यहां लिख देता हूं वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन करना। और दोस्तों यही कारण है कि गर्मी में जब हम कभी भी पेड़ की छांव में बैठते हैं हमें बड़ा ही सुकून फील होता है और हल्की हल्की ठंडी हवा आती है। वो क्यों आती है दोस्तों? कि पौधों के यानी कि पेड़ों के द्वारा रंध्रों से अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में निकाला जाता है। तो इसके दो लाभ है। एक, पौधे की पत्तियों का जो टेम्परेचर है वो कम यानी कि अच्छा खासा बना रहता है ना, फेवरेबल, और हमें ठंडक जो है वो फील होती है। तो ये था दोस्तों आपकी द्विबीजपत्री पर्ण के बारे में। इसको आप यहां इस तरीके से डायग्राम में भी देख सकते हैं। इधर देखिए। ठीक है दोस्तों, अभ्यक्ष बाह्य त्वचा जिसको आपके अपर एपिडर्मिस कहते हैं। अभ्यक्ष इसको आप ऊपरी भी याद कर सकते हो, ऊपरी या अपर एपिडर्मिस। तो जो आपको इजीली नाम याद हो सकता है, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, आप कैसे भी याद कर सकते हो। देन खम्भ उत्तक, खम्भ उत्तक आप जो इस तरीके से ग्रीन कलर में देख सकते हैं। ये जो पार्ट है यानी कि यहां से लगा करके और ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को कहते हैं दोस्तों पर्ण मध्योतक। क्या कहते हैं? पर्ण मध्योतक, है ना। इसमें देखिए, ये देखिए, ये आपके स्पंज उत्तक। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपके ऊपरी बाह्य त्वचा यानी कि अभ्यक्ष बाह्य त्वचा और ये अपाक्ष इसको बोलते हैं निचली बाह्य त्वचा या लोअर एपिडर्मिस। क्लियर? अब देखिए इनका जो ये जो भाग है स्पंज उत्तक कहलाता है। बीच बीच में काफी गैप होते हैं, है ना, और इन छिद्रों को अपने क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमेटा। क्लियर? और इसी के द्वारा गैसों का जो विनिमय है वो किया जाता है। और जो ये जो पार्ट है इस पार्ट में दोस्तों ध्यान रखिएगा क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन क्या कहते हैं? संवहन बंडल के इसको काउंट करते हैं। तो कि विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उसके द्वारा ये कवर्ड होता है। इसको बंडल छांद या बंडल छंद कहते हैं एक्चुअल में। ठीक है? तो दोस्तों ये तो थी आपके द्विबीजपत्री पर्ण। क्या है दोस्तों? ये है आपके द्विबीजपत्री पर्ण या लीफ, द्विबीजपत्री पर्ण या लीफ के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक बीजपत्री पर्ण के बारे में। तो उसको आप इस तरीके से देखिए, ये है दोस्तों आपके एक बीजपत्री जो पर्ण है ना, एक बीजपत्री जो पर्ण है उसके बारे में बात करें। देखिए, एक बीजपत्री जो पर्ण है दोस्तों बहुत सिंपल है, इसमें ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन जो कुछ कंडीशन वो है नहीं। अब ये है क्या, उसके ऊपर चर्चा करें। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों एक बीजपत्री पर्ण या लीफ। दोस्तों एक बीजपत्री के अंदर कुछ कुछ जो स्ट्रक्चर है वो द्विबीजपत्री की तरह सेम है, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर से जो थोड़ी बहुत अलग है, वो क्या है उसके ऊपर चर्चा करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे बाहर का है ना, सबसे बाहर का जो आवरण है जो आपके ग्रीन कलर से बनाया हुआ है ना, ये तो होती है आपके क्यूटिकल। क्या होती है दोस्तों? क्यूटिकल। क्यूटिकल के नीचे दोस्तों जो आपको पिंक कलर में जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है उसको कहते हैं आपके ऊपरी ऊपरी बाह्य त्वचा। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऊपरी बाह्य त्वचा, ऊपरी बाह्य त्वचा। ठीक है, यानी कि अपर एपिडर्मिस। और इसको कहते हैं आपके लोअर या निचली बाह्य त्वचा, जो कि आपने द्विबीजपत्री में पढ़ा था। सेम वही है कि एक कोशिकीय परत जो है वो पाई जाती है, जिसको क्रमशः ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा कहते हैं। ठीक है, चलो तो इसको थोड़ा लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा। तो बाह्य त्वचा के अंदर बात करें, एक बीज पत्री पर्ण की बाह्य त्वचा एक कोशिकीय आवरण, या आप उसको परत भी कह सकते हैं, एक कोशिकीय आवरण के रूप में पाई जाती है, जिसे क्रमशः ऊपरी बाह्य त्वचा तथा निचली बाह्य त्वचा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? ऊपरी बाह्य त्वचा या निचली जो बाह्य त्वचा है वो कहते हैं। ठीक है, इसमें कंटिन्यू करें। ऊपरी बाह्य त्वचा, ऊपरी बाह्य त्वचा पर क्यूटिकल का पतला आवरण पाया जाता है तथा निचली बाह्य त्वचा पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखना कि एक बीजपत्री के विषय में बात करें तो निचली और ऊपर दोनों जो सतह है उसके ऊपर छिद्र पाए जाते हैं, है ना, दोनों सतह के ऊपर छिद्र पाए जाते हैं। तो इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि निचली बाह्य त्वचा व ऊपरी बाह्य त्वचा पर छोटे छोटे छिद्र, बाह्य त्वचा पर छोटे छोटे
छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्रों के बारे में दोस्तों हमने बात की हुई है। अब देखिए इसमें दोस्तों आप दूसरी जो हेडिंग लगाओगे वो सीधा आप ये लगाओगे पर्ण मध्योतक, पर्ण मध्योतक। दोस्तों द्विबीजपत्री में अगर आपने देखा है कि पर्ण मध्योतक दो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का क्षेत्र है। एक थी आपके एक तो थी आपके पैलिसेड और दूसरी थी दोस्तों आपके स्पॉन्जी, यानी कि खंभ उत्तक और स्पंज उत्तक। जबकि ऐसा जो है वो एक बीजपत्री में नहीं होता। तो दोस्तों यहां इंपॉर्टेंट चीज है, उसके ऊपर बात करें। एक बीजपत्री पर्ण में मेसोफिल कोशिकाएं सामान्य मृदुतकी होती है। इनमें खंभ उत्तक तथा स्पंज उत्तक का विभेदन नहीं पाया जाता। या इसको और सिंपल भाषा में बात करें तो इनमें खंभ उत्तक तथा स्पंज उत्तक नहीं पाए जाते। खंभ उत्तक तथा स्पंज उत्तक नहीं पाए जाते या अभाव होता है, स्पंज उत्तक का अभाव होता है। तो उसको आप कैसे भी किसी भी भाषा में, सरल भाषा में याद कर सकते हैं कि इनमें पर्ण मध्योतक में खंभ और स्पंज उत्तक का जो विभेदन है ना, अलग अलग प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो नहीं पाई जाती। तो ये है क्या, ये दोस्तों है क्या, सामान्य मृदुतक प्रकार की कोशिकाएं होती है ना। तो आगे बात करें इन कोशिकाओं पर क्लोरोफिल, इन कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है। इन कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्लोरोफिल का क्या काम है, भोजन बनाना, है ना। चलिए और एक लास्ट दो पॉइंट पे बात करें। फिर है संवहन उत्तक, थर्ड नंबर संवहन उत्तक। इसमें आप लिखेंगे दोस्तों पर्ण मध्योतक क्षेत्र में, पर्ण मध्योतक क्षेत्र में संवहन उत्तक पाया जाता है जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं या पाए जाते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी बहुत ही सिंपल जो उसका वर्णन है उसका आप आराम से कर सकते हैं कि इसके अंदर दोस्तों ध्यान रखना जाइलम और फ्लोएम कुछ इस तरीके से आपके यहाँ इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और जो इनका जो संवहन उत्तक है ना, संवहन उत्तक है उसमें भी विशेष प्रकार का जो क्षेत्र है ना, विशेष प्रकार का जो क्षेत्र है जो इनके चारों ओर कवर्ड किया रहता है। तो दोस्तों ये जो हम बात कर रहे हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, है ना, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जो पर्ण है इन दोनों की, राइट। दोनों में मुख्य रूप से जो अंतर है वो अंतर क्या है, अंतर एक तो है इसमें पर्ण मध्योतक को लेकर के कि पर्ण मध्योतक जो है यानी कि मेसोफिल जो सेल है वो दो प्रकार की होती है, खंभ उत्तक और स्पंज उत्तक। लेकिन एक बीजपत्री जो लीफ है उसमें ये दो प्रकार की कोशिकाओं का क्षेत्र नहीं पाया जाता, पहली बात। दूसरा अंतर अगर हम बात करें ऊपरी और निचली बाह्यत्वचा को लेकर के, तो इसमें देखिए ऊपरी बाह्यत्वचा में छिद्र नहीं पाए जाते, जबकि जो
एक बीजपत्री है, एक बीजपत्री में दोस्तों ध्यान रखना कि ऊपर भी, ऊपरी जो त्वचा है, ऊपरी त्वचा पर भी रंध्र पाए जाते हैं, है ना। कारण क्या है कि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और इनको फास्ट जो मान लीजिए कि एक्टिविटी करनी रहती है, तो ऊपरी और निचली और दोनों और क्या है कि इसमें रंध्र पाए जाते हैं, यानी कि छिद्र पाए जाते हैं। और रंध्रों का जो मुख्य कार्य है उसकी हमने चर्चा की भी है कि रंध्रों का जो मुख्य कार्य वो क्या है, गैसों का आदान प्रदान, यानी कि गैसों का विनिमय करना। कौन सी विधि होती है, कौन सी विधि होती है दोस्तों, वो होती है दोस्तों आपके विसरण विधि के द्वारा, राइट। तो दोस्तों ये जो दोनों हैं, उन दोनों का आपको एकदम अच्छे से डायग्राम बना बना करके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप जितनी इसको डायग्राम बना करके प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको यूं लगेगा कि हाँ, आपने बहुत सी कुछ चीजें हैं जो आपने सीखी है, राइट। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं, और अगर आपको लगे कि ये भी ड्रॉ कर सकते हैं तो इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये टॉपिक था, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पर्ण की आंतरिक संरचना, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। क्लियर दोस्तों? तो इस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की बात करें कि एक बीजपत्री पर्ण, एक बीजपत्री पर्ण में रंध्र कहां पाए जाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों, खंभ उत्तक तथा स्पंज उत्तक को, खंभ उत्तक तथा स्पंज उत्तक को सम्मिलित रूप से या एक साथ, है ना, खंभ उत्तक व स्पंज उत्तक को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, या यूं कहूं किसके भाग है ना। चलो थर्ड नंबर की अगर बात करूं, पर्ण की ऊपरी पतली त्वचा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों पर्ण के ऊपर सबसे ऊपर की जो पतली त्वचा जो होती है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये जो तीन जो क्वेश्चंस है, इन तीन क्वेश्चंस का आप अपने कमेंट्स बॉक्स में विद अपने रियल नेम के साथ में कमेंट्स करेंगे। तो अगर अभी तक मेरे किसी मित्र ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।